हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक इन द सीरीज ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। पहले के दो सोनेट्स हम देख चुके हैं। हम पूरा कंप्लीट 154 सोनेट की सीरीज देख रहे हैं। तो दो सोनेट्स आपको माय मेंटी प्रखर त्रिपाठी मस्ट हैव टोल्ड यू एंड यू हैव एंजॉयड इट। आज ऑन हाई डिमांड ये सोनेट्स मैं डील कर रहा हूं और भी जो इंपॉर्टेंट सोनेट्स होंगे वो मैं डील करूंगा। तो सोनेट नंबर 3 की बात करते हैं तो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोक्रिएशन सोनेट। अब चूंकि हम सबको पता है प्रोक्रिएशन सोनेट होता क्या है, नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूं। प्रोक्रिएशन सोनेट्स फ्रॉम सोनेट नंबर 1 to 17 को कहा जाता है। इसमें सोनेट नंबर 15 को छोड़ दिया जाए तो लगभग थीम सिमिलर है। यहां पर भी पोएट अर्ज कर रहा है अपने फ्रेंड से टू गेट मैरिड एंड गेट सेटल्ड इन लाइफ एंड बी गेट चिल्ड्रन, कि वो शादी विवाह कर ले और बच्चे पैदा करे ताकि उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो क्वालिटीज है, आने वाली जनरेशंस को भी पता चले देयर यूज्ड टू बी अ मैन लाइक दिस, कि ऐसा भी कोई इंसान हुआ करता था। तो यहां पर लगभग थीम वही है। और सोनेट नंबर 3 का जो टाइटल है लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस द वीवेस्ट। तो जब किसी सोनेट का टाइटल नहीं होता तो उसकी पहली लाइन को ही टाइटल कहते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। विलियम शेक्सपियर के लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 1564 और 1616, नो नीड टू टेल यू बट बताना जरूरी है। देखते हैं आज हमारे पास इस सोनेट्स में क्या है। वी हैव इंट्रोडक्शन ऑफ सोनेट 3 इन्होंने दिया है। तो सोनेट क्या है इन्होंने बताया है। दिस सोनेट इज अ पार्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्रोक्रिएशन सोनेट। वी ऑल नो वेयर द स्पीकर, जहां पर स्पीकर जो है क्या कर रहा है, अर्जेज अ यंग मैन टू हैव चिल्ड्रन सो दैट हिज ब्यूटी एंड लेगेसी कैन कंटिन्यू आफ्टर हिज डेथ। मतलब मरने के बाद भी उसकी सौंदर्य, उसका सौंदर्य और जो उसकी विरासत है वो जारी रख पाए। यहां पर poet appeals to his friend to get married and to get settled and beget children so that the beauty and good qualities that people may not know after his death must be known to each and everyone। मतलब कहने का मतलब वो उसकी सुंदरता जो है, उसकी नफासत जो है, वो उसके बारे में लोगों को उसके मरने के बाद भी पता चले। और शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखा है, हम सभी जानते हैं। आउट ऑफ 154 सोनेट्स केवल 3 सोनेट्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने ट्रेडिशनल सोनेट्स के फॉर्म को फॉलो नहीं किया है। सोनेट नंबर 99 की बात कर सकते हैं, 99, और सोनेट नंबर 126 जो केवल 12 लाइन की है, और सोनेट नंबर 99 की बात करें जिसमें 15 लाइन है। तो इसकी बात करते हैं। उसके ईच लाइन कंबाइंस मेटाफोर्स, एलिट्रेशन, वो सब हम जानते हैं। यहां पर क्या है हम लाइन बाय लाइन देखते हैं तो दैट विल मेक some sense। कह रहा है लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस द वीवेस्ट, यही टाइटल भी है। लुक इन दाई ग्लास, यहां पर वो अपने फ्रेंड को एड्रेस कर रहा है। देखो अब्रप्ट बिगनिंग कर रहा है, अचानक शुरुआत कर रहा है। लुक इन दाई ग्लास मतलब लुक योरसेल्फ इन द मिरर, अपने आप को आईने में देखो, एंड टेल द फेस द वीवेस्ट, और जो चेहरा आपको दिखाई पड़ता है। वीवेस्ट आर्केइक है, आर्केइक फॉर्म है वीव का। वीव मतलब देखने से, यहां वर्ब के रूप में। लुक इन योर मिरर एंड डिस्क्राइब द फेस यू सी, तो यहां पर उसका मतलब भी है कि लुक योरसेल्फ इन द मिरर एंड जस्ट टेल द फेस द वीवेस्ट, उस चेहरे का वर्णन करो जो तुम देख रहे हो। अगर हम ग्लास का मतलब यहां पर क्या है, ग्लास यहां पर मेटाफर है, मिरर के लिए कोई दिक्कत नहीं। एलिट्रेशन की बात करें और टीएच, हालांकि दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू नो। तो यहां पर क्या है, लुक इन दाई फेस, लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस द वीवेस्ट। लुक योरसेल्फ इन द मिरर, अपने आप को आईने में देखो और जमाने को बताओ कि वो चेहरा कौन सा दिखाई पड़ रहा है। कैसे करने के लिए कह रहा है कि नाउ इज द टाइम दैट फेस शुड फॉर्म एन अदर, ये दूसरी लाइन है। कह रहा नाउ इज द टाइम, दिस इज एन अप्रोप्रिएट टाइम यू गेट मैरिड एंड वी गेट चिल्ड्रन सो दैट लेगेसी ऑफ योर ब्यूटी एंड क्वालिटीज कैन बी नोन टू द जनरेशंस दैट विल कम आफ्टर यू। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस द वीवेस्ट, लुक योरसेल्फ इन द मिरर एंड डिस्क्राइब द फेस हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स लाइक। नाउ इज द टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज appropriate time that you should get married and beget children, form another। यहां पर क्या है, you should get married and form another, you must beget children। एक नया चेहरा निर्माण करो। एक चेहरा निर्माण क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है।
वी विल गेट मैरिड एंड वी गेट बेबीज, तो हमारी जो लेगेसी है वो कैसे बी कैरी फॉरवर्ड, हम कैसे करते हैं? ऐसे तो करते हैं। अब आप मेरे चेहरे को देख करके यू कैन जस्ट गेस कि माय फादर मस्ट बी लुकिंग लाइक दिस, ऐसा करते हैं। तो अमूमन होता भी यही है। यहाँ पर क्या है, नाउ इज द टाइम व्हेन योर फेस शुड बी द मॉडल फॉर क्रिएटिंग अनदर फेस। मतलब अब ये सही समय है कि तुम शादी विवाह कर लो और एक नया बेबी लाओ। थीम वही है, प्रोक्रिएशन सोनेट। प्रोक्रिएशन सोनेट का मतलब ही आप समझ गए, संतान उत्पन्न करने वाला सोनेट। तो यहां पर वो अपने फ्रेंड को अपील कर रहा है, और फ्रेंड ऑब्वियसली आप कह सकते हैं अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन की बात कर रहा है। हालांकि ये काफी डाइसी है क्लियर कट में कहना, लेकिन ठीक है। लिटरेरी डिवाइस की बात करें, यहां पर फॉर्म एन अदर का मतलब क्रिएट एन अदर, तो हैविंग चिल्ड्रन से मतलब है यहां पर भी ये मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। और जो रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया है, सटल मेटाफर फॉर रिप्रोडक्शन, तो वो पहले से ही आपको पता चल गया है। इंजॉयमेंट की बात, रन ऑन लाइन होता है, द सेंटेंस फ्लोज फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन 2, तो इंजॉयमेंट होता है रन ऑन लाइन, जिसको आप कहते हो। इंजॉयमेंट को क्या कहते हो? रन ऑन लाइन कहते हो। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हुज फ्रेश रिपेयर इफ thou not renewest, मतलब whose fresh repair, कह रहे look in thy glass and tell the face thou viewest. Look yourself in the mirror and describe the face you see. Or it is an appropriate time to get married and get settled in life and beget children. ये बहुत सही समय है। यहां पर कह रहे look in thy face, sorry, whose fresh repair if now thou not renewest. कह रहे कि अगर क्या कहते हैं, if you don't renew by having children, मतलब रिन्यू कैसे करेगा आदमी? मैं हाउ कैन आई रिन्यू माई सेल्फ? आई कैन रिन्यू, यू कैन जस्ट, मेरा एक रिफ्लेक्शन मेरे बेबीज में देख सकते हैं, मेरे बच्चों में देख सकते हैं, वो हर, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल एंड सन्ड्री, सब पे लागू होता है। तो इफ यू डोंट रिन्यू द फ्रेशनेस ऑफ योर यूथ, देन अब क्या करना है? हुज फ्रेश रिपेयर, मतलब एक न्यूबॉर्न बेबी फ्रॉम द फ्रेंड, वो कह रहा है कि हुज फ्रेश रिपेयर इफ नाउ thou not renewest, अगर आप इस समय एक नए चेहरे का, अपने फ्रेश रिपेयर, इफ यू डोंट प्रोड्यूस अनदर फ्रेश एंड ब्यूटिफुल फेस लाइक दिस, तो क्या होगा? thou doth beguile the world, तो इसको समझ लेते तब बताए। अगर आप नहीं करते हो whose fresh repair if you don't beget a new baby, if you don't renew by having children, यदि एक बच्चा पैदा करके अगर क्या कहते हैं अपने आप में ब्यूटी को, सौंदर्य को रिन्यू नहीं करते हो बाय द फ्रेशनेस ऑफ योर यूथ, देन क्या करोगे? दाउ डस्ट बिगाइल, देन दाउ विल चीट, दाउ विल डिसीव, तब इस दुनिया को तुम धोखा दोगे। द वर्ल्ड अनब्लेस सम मदर, और क्या करोगे? यू विल डिप्राइव सम लेडी ऑफ हर गुड फॉर्च्यून, मतलब चूंकि तुम बड़े पॉपुलर हो, तुम बड़े खूबसूरत हो और तुम शादी विवाह नहीं करते हो, और तो उसमें दो गलतियां करोगे। एक तो तुम दुनिया को धोखा दोगे, दूसरा क्या करोगे? एक खूबसूरत महिला को जो तुम्हारे बच्चे की मां बन सकती है, उसे क्या करोगे? अनब्लेस सम मदर, उसको मरहूम कर दोगे, उससे उसकी वो जो उसका हक है गुड फॉर्च्यून, वो उससे छीन लोगे। तो यहां पर क्या है? पर्सोनिफिकेशन, रिपेयर यहां पर पर्सोनिफाइड है एज समथिंग दैट कैन बी रिन्यूड। तो हुज फ्रेश रिपेयर, कोई ऐसी चीज जिसे रिन्यू किया जा सकता है, एज इफ यूथ वर अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लो जो यूथ है कोई टेंजिबल ऑब्जेक्ट हो। टेंजिबल का मतलब विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच, जिसको आप टच कर सकें, ठीक है। अलिट्रेशन की बात करें, आर साउंड के रिपीटिशन यहां पर देख रहे हैं, तो हालांकि रिपेयर और रिन्यूवेस्ट में आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये यहां पर देखिए रिपेयर और रिन्यूवेस्ट में है। हालांकि ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है और मुझे नहीं लगता कि इतने डीप में आपको जाना है, जहां पर बेसिकली आपको मेटाफोरिकल वे में कहा गया है। यहां पर पूरी पोएम एक प्रकार की मेटाफोर है। इवन समटाइम्स यू फाइंड इन द लाइन, जहां पर वो लाइन मिलता है अनईयर्ड ऊम, वहां पर एक एक्सटेंडेड मेटाफोर का रूप कह सकते हैं। हालांकि उसके दो कारण हो सकते हैं, उसको तो आप फिर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीमोरॉनिक यूज है, हम देखेंगे आगे। तो यहां पर क्या है? हुज फ्रेश रिपेयर इफ नाउ thou not renewest, if you don't renew a new baby right now,
as it is an appropriate time to produce a new baby to carry on the legacy of your beauty and your qualities. अगर ऐसा आप नहीं करते, then you are deceiving this world, then you will cheat this world, and you will unbless, and you will deprive of some good lady of her good fortune of not becoming a mother. मतलब because you are popular, you are beautiful, you are handsome, not beautiful in the right sense, you are handsome, and you are not getting married, you are not marrying a lady, then what you are doing? You are just depriving of her from some good fortune. आप कोई एक खूबसूरत महिला जो आपकी पत्नी बन सकती है, उससे आप मरहूम कर रहे हो, अनब्लेस कर दे रहे। You deceive the world and deceive some woman of the joy of being a mother. क्योंकि अगर कोई महिला एक अच्छे पुरुष से शादी करेगी तो डेफिनेटली शी विल हैव द जॉय ऑफ गेटिंग मैरिड, और तुम कर क्या रहे हो? You are not doing. If you are not doing, then you are deceiving the world. You are just depriving of a lady from her good fortune. तो ये सारी बातें वो अपील करता है अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से। पर्सोनिफिकेशन की बात करें, यहां पर दुनिया को क्या किया है? धोखा दुनिया को, धोखा इंसान को दिया जा सकता है। वी कैन डिसीव पीपल, या दुनिया को धोखा दे रहा है। दुनिया क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हालांकि दुनिया बहुत कुछ है, बट यहां पर हम अब्स्ट्रैक्ट आइडिया के रूप में लेते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को धोखा देने का मतलब क्या है? द वर्ल्ड इज पर्सोनिफाइड एज समथिंग दैट कैन बी बिगाइल्ड और डिसीव। दुनिया को इस रूप में दिखाया गया है जैसे उसे धोखा दिया जा सके। तो धोखा तो आप दुनिया को नहीं दे सकते ना, दुनिया के लोगों को दे सकते हैं। तो यहां पर दो तरीके से हो सकता है कि एक प्रकार का सिनेक्डोकिक, हालांकि डीप में जाएंगे तो हमें सिनेक्डोकी मिलेगा कि हम, लेकिन लाइन तो दोनों है, सिनेक्डोकिकल है। हम दुनिया को नहीं धोखा दे रहे हैं बल्कि दुनिया के लोगों को धोखा दे रहे हैं। यहां वो कह रहा है कि दाऊ डथ बिगाइल द वर्ल्ड, मतलब तुम यहां पर जो है बिगाइल जो है कैसे इस्तेमाल किया गया है? बिगाइल पर्सोनिफिकेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया है इस वर्ल्ड को, और ये वर्ल्ड के रूप में इस्तेमाल किया है। यहां वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पार्ट फॉर द होल एंड होल फॉर द पार्ट। तो यहां पर एक प्रकार का सिनेक्डकी लाइन भी है, सिनेक्डकी भी है आपका, है कि नहीं? इजंट इट, है ना? तो अगर आप देखें, दाऊ डस्ट बिगाइल द वर्ल्ड, तुम दुनिया को धोखा दोगे। दुनिया को हम धोखा नहीं देते। वी कैन डिसीव द पीपल हु लिव इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, मामला समझ गया आप? पूरे फिगर ऑफ स्पीच। तो आपको दो फिगर ऑफ स्पीच मिलते हैं। द वर्ल्ड इज पर्सोनिफाइड समथिंग, हालांकि ये सिनेक्डोक के डीप लेवल पे है, बाकी प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में प्राइमा फेसी आपको पर्सोनिफिकेशन मिलता है। एलिट्रेशन की बात करें, रिपीटिशन आप क्या है? बिगाइल और ब्लेस में बी का रिपीटिशन है, तो आप यहां पर देख सकते हैं रिपीटिशन ऑफ द बी साउंड इन बिगाइल। बिगाइल का मतलब डिसीव करना, धोखा देना। ठीक है, हालांकि डिसीव इन द इमोशनल सेंस होता है, उसका चीट जो होता है अमूमन होता है पैसे वैसे की सेंस में। फिलहाल मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फॉर वेयर इज सी सो फेयर हुज अनईयर्ड ऊम डिसडेन द टिलेज ऑफ द हस्बेंड्री। व्हाट अ लाइन! यहां पर पहला फिगर ऑफ स्पीच जो है आपको इरोटिसिस मिलता है। इरोटिसिस को ही सरल भाषा में आप रेटोरिकल क्वेश्चन या इंटेरोगेशन कहते हैं। यहां पर वो सवाल तो पूछ रहा है, बट फॉर नॉट गेटिंग आंसर, he is asking some question for not getting answer but laying emphasis on the particular emotion। उस इमोशन पे, उस बात पे जोर देने के लिए कह रहा है। वो प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ये बात नहीं कह रहा फॉर वेयर इज हुज अनईयर्ड ऊम, मतलब कह रहा है कि कहां है कोई इस दुनिया में इतनी खूबसूरत। फेयर हुज अनईयर्ड ऊम, अनईयर्ड ऊम फ्रॉम वेयर द बेबी कम्स आउट, गर्भाशय। अब यहां पर अनईयर्ड ऊम एक ऐसा फ्रेज है, आप कह सकते हो अनईयर्ड ऊम। एक तो ये ऑक्सीमोरोनिक यूज भी हो गया। दुनिया के सारे ऊम क्या होते हैं? बेबी पैदा करते हैं। अनईयर्ड ऊम का मतलब होता है बैरन ऊम। कैसा है? बैरन ऊम। अब यहां पर ये बैरन ऊम, ये तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया नाउन। जब एडजेक्टिव और नाउन जो है मिलकर के एक अपोजिट मीनिंग देते हैं तो उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, पहले ही बता चुका हूं। तो एक सेंस तो ऑक्सीमोरॉनिक हो गया। दूसरा ये एक्सटेंडेड मेटाफर का भी एग्जांपल है। एक्सटेंडेड मेटाफर का मतलब क्या होता है? जैसे हम फसल काटते हैं, गेहूं की बाली देखते हैं, तो गेहूं की बाली को हम ईयर कहते हैं। ये जो ईयर है वही वाला स्पेलिंग वहां भी होता है। अनईयर्ड, ऐसा खेत जिसमें मतलब फसल ना आई हो, मतलब ऐसा
ऐसा खेत, यहां पर देखो कितना एक्सटेंडेड मेटाफर इस्तेमाल किया गया, ऐसा खेत जिसमें ईयर मतलब क्रॉप ना आई हो। तो अनईयर्ड womb फॉर वेयर इज सी सो फेयर, इतनी कौन सी खूबसूरत है, हुज अनईयर्ड womb, ऐसा womb जिसने कभी बेबी ना पैदा किया हो, डिस्टेन नफरत करेगी, दाई टिलेज, यहां पर टिलेज क्या है, टिलेज का मतलब होता है प्लाउ, प्लाउ का मतलब खेत की जुताई करना, यहां पर टिलेज का मतलब हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो क्या है, आप दाई हस्बेंड्री, यहां पर ऐसी कौन सी खूबसूरत महिला है जिसका बैरन, जो बैरन ऊम है, ऐसा ऊम जिसने भी, द ऊम दैट हैज नॉट प्रोड्यूस्ड अ बेबी, मतलब ऐसी महिला जिसने कभी कोई बेबी ना पैदा किया हो, ऐसी कौन सी महिला है, who will dislike, who will disdain, who will hate the tillage of thy husbandry, मतलब who will hate having sexual intercourse with you and will not like having babies by you। ऐसी कौन सी महिला है इस दुनिया में जो इतनी खूबसूरत है, जो तुम्हारी खूबसूरती को पसंद ना करती हो और तुमसे शादी विवाह करके वो बेबी ना चाहती हो, क्योंकि मेरी नजर में तो ऐसी कोई महिला नहीं। तो यहां पर आप देख रहे हैं अनईयर्ड ऊम, एक प्रकार का ऊम दैट हैज नॉट प्रोड्यूस्ड अ बेबी, एक ऐसा ऊम जिसने बेबी नहीं पैदा किया है, अर्थात महिला के अर्थ में यहां आप देख सकते हैं ऑक्सीमोरॉनिक हो गया सेंस। और यहां पर एरोटिसिस से इंट्रोगेशन है, वो सवाल पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी महिला, कह रहा है मेटाफर क्या है, अनईयर्ड ऊम, मेटाफोरिक जो मेटाफर कंपेयरिंग अ ऊम टू अ फील्ड दैट हैजंट बीन प्लोड, एक ऐसी महिला की बात कर रहा है, एक ऐसे खेत की तुलना एक्सटेंडेड मेटाफर के रूप में कर रहा है कि इसको एक खेत के रूप में इस्तेमाल किया गया है ऊम को, और कह रहा है कि अ फील्ड दैट हैज नॉट बीन प्लोड, जिसको प्लो ना किया गया हो, मतलब यहां पर टिलेज का मतलब वही है। तो अलिट्रेशन रिपीटेशन ऑफ डब्ल्यू, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर रिपीटेशन ऑफ डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, अलिट्रेशन मिल रहा है। और डिस्टेंस द टिलेज ऑफ दाई हस्बेंड्री, who would refuse to have your children, your husbandry here refers to your ability to be a father, मतलब कह रहा है कि does any woman like this exist who will disdain having sexual intercourse with you and will not like producing babies by you? No, there is no woman who can deny, ऐसी कोई महिला ही नहीं जो आपको इनकार कर पाए, because you are tall, smart, handsome and rich, wealthy and what a man requires, you have everything। तो अभी क्या है, आदमी अपने आप में ब्रांड बन जाता है ना, जैसे वो फुटबॉलर कौन है आपको पता है, रोनाल्डो, उनको यूट्यूब ने बैन करके रखा है, आपको पता है कि नहीं, कि वो यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे तो यूट्यूब क्रैश हो जाएगा। अब उनसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा, समझ लो। तो उन इसी लेवल का वो बता रहे हैं कि फॉर वेयर इज सी, मतलब वेयर इज सी सो फेयर, कह रहे हैं कि क्या ऐसी भी कोई महिला इतनी खूबसूरत है, अनईयर्ड ऊम मतलब बैरन ऊम, ऐसा ऊम मतलब जिसने अभी तक बेबी बिगेट नहीं किया है, वो नफरत करेगी, डाई टिलेज, डाई हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू, मतलब वो तुम्हारे साथ क्या है मना करेगी, एंड विल नॉट लाइक द बेबीज, विल नॉट लाइक योर पोस्टेरिटी, ऐसा तो है नहीं। यहां पर क्या है, लिटरेरी डिवाइस की बात करें, टिलेज ऑफ द हस्बेंड्री कंपेयर्स, ये क्या है, टिलेज मतलब खेत की जुताई से मतलब है, कंपेयर्स प्रोक्रिएशन टू फार्मिंग विद टिलेज सिंबलाइजिंग द एक्ट ऑफ सोइंग सीड्स, जैसे खेत में बीज बोया जाता है, तो वही मतलब आप समझ लो, उसको बताने की जरूरत नहीं। रेटोरिकल क्वेश्चन है, द लाइन इज ए क्वेश्चन दैट डजंट रिक्वायर एन आंसर, वो पहले ही मैं बता चुका हूं। आगे की बात करते हैं, और हु इज ही सो फॉन्ड विल बी द टूम ऑफ हिज सेल्फ लव टू स्टॉप पोस्टेरिटी। अब ये दो लाइन साथ में पढ़ेंगे तभी मीनिंग निकलेगा, हालांकि वो अलग अलग मीनिंग आपकी सुविधा के लिए बताया गया है। और हु इज ही, क्या दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है, सो फॉन्ड, यहां फॉन्ड का मतलब फूलिश, इतना कौन सा बेवकूफ है, विल बी द टूम, क्यों मकबरा बन जाएगा, टूम कि मतलब ऐसा भी कौन सा इंसान है जो मरना चाहेगा, ठीक है, ऑफ हिज सेल्फ लव, वो अपने आप में नार्सिस्ट बन गया है, इगोइस्ट हो गया है, ऐसा भी कोई इंसान है, टू स्टॉप पोस्टेरिटी, हु डज नॉट वांट टू कंटिन्यू हिज लीनियज, जो अपनी वंशज को, जो अपने वंश को, जो अपनी परंपरा को बढ़ाना नहीं चाहता, हु इज सो फूलिश दैट ही वुड लेट हिज ब्यूटी डाई, और हु इज ही, वो कौन है, सो फॉन्ड विल बी द टूम, जो अपने सौंदर्य को मरने देगा, विद हिम लाइक अ टूम,
जो एक कम मकबरा बन जाएगा, मतलब टूम, मतलब कौन अपने सुंदरता को मरने देगा। आप इस सेल्फ लव, मतलब इतना सेल्फिश हो जाए, इतना नार्सिस्ट हो जाए टू स्टॉप द पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी का मतलब वंशज, टू एंड देयर फैमिली लाइन बाय लाइन, लाइन बाय नॉट हैविंग चिल्ड्रन। मतलब ऐसा कौन सा बेवकूफ होगा, अर्थात ऐसा कोई नहीं होगा। यहां भी अगेन यू फाइंड अ रेटोरिकल क्वेश्चन, who is so foolish that he would let his beauty die with him like a tomb। हम मर जाते हैं, कब्र में तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में जो नहीं चाहेगा कि उसकी, और हर व्यक्ति की, दुनिया में हर व्यक्ति की यही इच्छा है कि मरने के बाद उसे याद किया जाए। वो बड़े से बड़े राइटर हो, चाहे सड़क छाप राइटर हो, चाहे बड़ा राइटर हो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मरने के बाद लोग उससे जाने। यही हमारी विरासत है और यही हमारी कमाई है। बाकी आप कैसे दिखते थे, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, nobody will remember। What you paid back to your society, आपने उस समाज को क्या दिया, उसी लिए आपको याद किया जाएगा। और वही हमारा अमरत्व का वही तरीका है। बाकी मरते तो सभी है। अमरता प्राप्त करने का तरीका ज्यादा आसान है, एक अच्छा राइटर बनना, पेंटर बनना, जो क्रिएटिव कुछ करके जाना, कि आने वाली जनरेशन जो हैं वो याद करेंगे, हाँ देयर यूज्ड टू बी अ मैन लाइक दिस हु कुड दिस। आप जैसे किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। यहां पर क्या है, और हु इज सो फॉन्ड विल बी द टूम। इसको टूम पढ़ेंगे, टॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रहे। जैसे ऊम और टूम का वो मैच भी कर रहा है, तो राइम स्कीम की बात करते हैं। आप इस सेल्फ लव, मतलब नार्सिस्ट हो जाना, सेल्फिश बन जाना, टू स्टॉप पोस्टेरिटी, टू स्टॉप बिगेटिंग बेबीज। तो ऐसा कौन हो सकता है जो अपने लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहेगा, वो बेवकूफ ही होगा। मेटाफर की बात करें, सेल्फ लव रिफर्स टू नार्सिसिज्म, वो पहले ही बता चुका हूं, या सेल्फिशनेस। व्हाइल स्टॉप पोस्टेरिटी मींस टू एंड फ्यूचर जनरेशन। पोस्टेरिटी मतलब वंशज, लीनियज जो होता है, लीनियज, ठीक है। जो लीनियज होता है उसको पोस्टेरिटी कहते हैं। अब यहां पर क्या है, एंजाइनमेंट क्या है, रन ऑन लाइन है, द सेंटेंस फ्लोज फ्रॉम लाइन 7 to 8। वो तो टूम और ऊम की बात ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात करें साहब, Thou art thy mother's glass and see in thee। क्या बात है, thou और you are a reflection of your mother। मतलब अगर आपको देख करके कोई ये कल्पना कर सकता है कि आपकी माँ या आपके बाप कैसे दिखते होंगे। Thou art thy mother's glass, mother's glass reflection, you are a reflection of your mother and she sees herself in you, see in thee। और वो क्या है, वो तुमको अपने में देखती है। जैसे मैच करता है, काफी माँ बाप के चेहरे मैच करते हैं। तो यहां पर क्या, calls back the lovely April। यहां अप्रैल भी मेटाफर है। अप्रैल क्या होता है, अप्रैल इज द एडवेंट ऑफ स्प्रिंग। अप्रैल क्या होता है, वो बसंत का आगमन को बताता है। और जब आपके जीवन में अप्रैल की बात किया जाए तो यंग एज से, यूथ से मतलब है। तो कॉल्स बैक द लवली अप्रैल, तो वो मदर क्या है, कॉल बैक करती है, रिकॉल करती है अपने जवानी को, अपनी खूबसूरती को। जब वो when she used to be beautiful, ultra, when she looks at you, she remembers the beauty of her youth, her own April। यहां पर अप्रैल भी मेटाफर है, कह रहा है कि thou art thy mother's glass, you are a reflection of your mother and your mother will see her own beauty in you। कैसे, calls back by seeing you, by watching your beauty, by observing your beauty, she can recall how she used to look like when she was young, when she was in her April। तो यहां पर क्या है, जब वो अपनी युवावस्था में थी, जब वो खूबसूरत, उस समय वो कितनी खूबसूरत थी, वो तुम्हारी इस समय की खूबसूरती को देख करके she can just remember, she can recall। Thou art thy mother's glass and see in thee, you are a reflection of your mother and she sees herself in your beauty। यहां पर thy mother's glass compare the speaker to a mirror reflecting a mother। अलिट्रेशन की बात करें, दा और दाऊ और दाई का साउंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर टीएच और टीएच का रिपीटिशन है। Calls back the lovely April of her, when she looks at you, she remembers the beauty of her यूथ। यहां अप्रैल लिटरेरी डिवाइस की बात करें, अप्रैल ऑफ हर प्राइम कंपेयर्स यूथ एंड ब्यूटी टू स्प्रिंग ऑफ लाइफ। तो पहले से बता दिया, मेटाफोरिकल यूज है। पर्सोनिफिकेशन की बात करें, अप्रैल यहां पर पर्सोनिफाइड है एज बीइंग टू कॉल। यहां पर कॉल्स बैक द लवली अप्रैल ऑफ हर प्राइम, तो लवली अप्रैल को कॉल बैक कर रहा है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि, हालांकि फिर यहां पर वो हो जाएगा ना, अप्रैल क्या है, अप्रैल इज अ पार्ट ऑफ ईयर।
तो पार्ट फॉर द होल एंड होल फॉर द पार्ट वाली बात कनेडकी में चले जाएंगे। तो कई फिगर ऑफ स्पीच मैं कई बार बता चुका हूं कि एक लाइन में कई फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, उसको निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा कुछ है नहीं कि एक सेंटेंस में सर एक ही फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक सेंटेंस में 5 फिगर ऑफ स्पीच करके आपको बताया जब मैं मिल्टन को पढ़ा रहा था, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो वहां पर वो भी कह सकते हैं। आगे की बात करें, सो दाउ थ्रू विंडोज ऑफ दाइन एज शैल सी डिस्पाइट ऑफ रिंकल दिस दाई गोल्डन टाइम। कह रहे सो, तो इस तरीके से बाय गेटिंग मैरिड एंड बाय गेटिंग सेटल्ड इन लाइफ, बाय गेटिंग मैरिड एंड बिगेटिंग चिल्ड्रन, you can continue the legacy of your beauty that you actually borrowed from your father and your father borrowed from his forefathers। तो ये जो लेगेसी है, so thou through windows of thine age, window माने आंख से आप कह सकते हो, ये भी मेटाफर, windows of thine age। तो उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते तुम उस उम्र की खिड़कियों से आपको देखोगे। क्या एज सेल से कह रहा है, in the same way through the windows of your old age, जैसे जैसे as the time passes, मतलब धीरे धीरे slowly as you will grow old, तो क्या करोगे? तो in the same way through the windows of your old age you will see yourself in your children। so thou through windows of thine age, अपने उम्र की खिड़कियों से, अपनी उन आंखों से देखोगे जो बूढ़ी हो रही हैं। क्या देखोगे? shall see, क्या देखोगे? खुद को देखोगे। डिस्पाइट ऑफ रिंकल्स, भले तुम्हारे गालों पे, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। दिस दाई गोल्डन टाइम, क्या देखोगे? ये गोल्डन टाइम, मतलब प्राइम ईयर्स, कि तुम जवान थे तो कैसे लगते थे। थ्रू योर चिल्ड्रन, ये गोल्डन टाइम जो है, ये युवावस्था जो है, थ्रू द विंडोज ऑफ दाइन एज यू विल बी एबल टू सी योर ओन ब्यूटी, दैट हाउ इट लुक लाइक व्हेन यू आर यंग। थ्रू मतलब बाय प्रोड्यूसिंग, बाय बिगेटिंग बेबीज, ये जो बच्चे पैदा करके उनके सुंदरता को देख करके आप अपनी सुंदरता को देख सकते हो। तो यहां पर मेटाफर की बात कर रहा है। विंडोज ऑफ दाइन एज कंपेयर्स एजिंग टू लुकिंग आउट थ्रू द विंडोज सिंबलाइजिंग रिफ्लेक्शन एंड सीइंग इनटू द फ्यूचर। तो वो आपको पता है, कंपेयर कर रहा है एजिंग को, उम्र को, टू लुकिंग आउट, देख करके, थ्रू द विंडो, जो खिड़कियों से देख रहा है। मतलब यहां पर विंडो का इस्तेमाल मेटाफोरिक रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। थ्रू द विंडोज, थ्रू योर आईज व्हेन यू हैव ग्रोन ओल्ड, मतलब थ्रू द विंडोज का मतलब थ्रू योर ओन आईज, योर ओन आईज, तुम अपनी आंखों से देखोगे। क्या देखोगे? यू विल सी योर सेल्फ इन योर चिल्ड्रन। सो दाउ थ्रू विंडोज ऑफ दाइन एज, विंडोज ऑफ दाइन एज, उम्र की आंखों से, जैसे बढ़ती हुई उम्र की आंखों से आप देखोगे। क्या देखोगे? अब ये जो है ना, मतलब यहां पर विंडोज का मतलब आंखें हैं, तो वो मेटाफर हो गया। डिस्पाइट रिंकल्स, इवन विद रिंकल्स यू विल बी एबल टू सी योर प्राइम ईयर। भले ये गालों पे झुर्रियां पड़ जाएंगी, लेकिन उनकी आंखों से आप अपने गोल्डन टाइम को, अपने प्राइम टाइम को यू विल बी एबल टू सी, तुम देखने में समर्थ होगे, सक्षम होगे। लिटरेरी डिवाइस की बात करें, गोल्डन टाइम क्या है? युवावस्था की बात करता है, तो यहां पर भी मेटाफर है, सिंबलाइजिंग यूथ एंड ब्यूटी। कॉन्ट्रास्ट क्या है? द लाइन कॉन्ट्रास्ट रिंकल्स विद गोल्डन टाइम, तो यहां पर एक प्रकार से रिंकल्स और गोल्डन टाइम का एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है कि मतलब रिंकल्स मतलब ओल्ड एज और गोल्डन टाइम यंग एज। तो एक एंटीथेटिकल लाइन लिखने रखने की कोशिश की गई है। आगे की बात करते हैं। वुड वी हैव बट इफ दाउ लिव रिमेंबर्ड नॉट टू बी, मतलब इफ यू विश नॉट टू बी रिमेंबर्ड देन यू कैन डाई बैचलर। कह रहा है इफ, बट इफ दाउ लिव रिमेंबर्ड नॉट टू बी, मतलब इफ यू डोंट विश टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर यू डाई, आप अपने मरने के बाद अगर आप नहीं चाहते कि आपको कोई याद करे, देन यू कैन डाई बैचलर, देन यू कैन डाई सिंगल। बट इफ यू हैव wish to be remembered, then you will have to get married and beget babies, so that legacy and beauty can be forwarded from one generation to another generation. ठीक है? तो यहां पर कह रहे हैं, but if you live, remember not to be, die single, then you can die single, and thine image dies with thee, and with thee your image will also die, your beauty will also die, your youth and your qualities will also die, because you did not marry and you did not beget children. तो कह रहा है but if you live without having children, but if you live, if you wish not to be remembered, children you will be forgotten, तो आपको भुला दिया जाएगा। but if you live
इफ यू लिव विदाउट गेटिंग मैरिड रिमेंबर नॉट टू बी, मतलब अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है, कहने का मतलब है इफ यू डोंट वांट टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर यू डाई देन यू कैन डाई सिंगल, देन यू दाइन इमेज मतलब दाई ब्यूटी डाइज विद दी, वो तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगी। इफ यू डाई विदाउट चिल्ड्रन योर इमेज विल डाई विद यू, योर लेगेसी एंड्स। एपिफोरा अब क्या है, यहां पर देखिए एक फिगर ऑफ स्पीच है एपिफोरा, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड डाई एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द लाइन एम्फसाइजिंग द फाइनलिटी ऑफ द। अब ये डाई जो है, ये रिपीटिशन जो है, इस तरीके की लाइन को एपिफोरिक लाइन कहते हैं। पॉलिप्टोटॉन का बहुत सिमिलर फॉर्म होता है। तो यहां पर क्या है, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड डाई एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द लाइन एम्फसाइजेस द फाइनलिटी ऑफ डेथ विदाउट लेगेसी। मतलब अगर इफ यू डू नॉट विश टू बी रिमेंबर्ड, वो कह रहा है, कभी अपने फ्रेंड से कह रहा है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं है, इफ यू डू नॉट वांट रिमेंबर्ड आफ्टर यू डाई देन यू कैन डाई सिंगल, यू कैन डाई अनमैरिड एंड योर ब्यूटी एंड योर क्वालिटीज विल डाई विद यू, और आपकी ब्यूटीज और क्वालिटीज आपके साथ ही खत्म हो जाएंगे। तो पैरालेलिज्म की बात करें, द स्ट्रक्चर डाई सिंगल एंड दाइन इमेज डाइज क्रिएट्स अ बैलेंस्ड एंड रिदमिक एंड्स, तो वो पैरालेलिज्म का आप कह सकते हैं एग्जांपल है। एंड यहां पर क्या है, दीज वर 14 लाइन्स फ्रॉम शेक्सपियर। हम सभी जानते हैं कि शेक्सपियर के सोनेट्स, अपने आप में शेक्सपियर के सोनेट्स पढ़ लेने का मतलब है शेक्सपियर के बड़े सारे आइडियाज को सीख जाना। तो आई होप कि आपको ये सोनेट्स पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा, क्योंकि ये सोनेट्स कई यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में भी प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे कि ऑन हाई डिमांड जो इंपॉर्टेंट सोनेट्स, वैसे तो 154 पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं या जिससे ज्यादा बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो या आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, जहां से भी, या नेट में जहां से सवाल पूछे गए हैं, तो वो मैं लगभग 10 से 12 सोनेट्स जो हैं उसको मैं कवर करूंगा। बाकी के जो सोनेट्स हैं, माय मेंटी प्रखर, ही इज आल्सो अ गुड स्टूडेंट्स एंड गुड टीचर एज वेल, विल बी लेटिंग यू नो, वो आपको बताएंगे और वो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। मजेदार बात है कि एट सच एन यंग एज ही इज डूइंग प्रीटी गुड थिंग, तो वो आपको पढ़ाएंगे। बाकी जब आप जरूरत कहेंगे तो मैं आ जाया करूंगा। होप कि ये सोनेट्स आपको पसंद आए और आप इससे कुछ सीख पाएं। बाकी के सोनेट्स जो मैंने कोई डिसाइड किया है, जो ज्यादा टफ या इंपॉर्टेंट सोनेट्स होंगे, डेफिनेटली आई बी गिविंग। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग।